गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी, वेलकम टू गहलोत क्लासेस। आज का वीडियो लेक्चर है। यहाँ स्टार्ट करने वाले हैं विलियन के बारे में। हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, जिसको कि हम बोल रहे थे अणु संख्यक गुणधर्म के बारे में डिस्कशन हमने किया था। अणु संख्यक गुणधर्म, और इसमें हमने दो प्रॉपर्टी को डिस्कस किया था। पहला हमने पढ़ा था वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन ये हो चुका था हमारा। और दूसरा था क्वथनांक में उन्नयन। ठीक है, ये दोनों अणु संख्या गुणधर्म को हम लोगों ने डिस्कस कर लिया था। इसके लिए जितने भी फॉर्मूला वगैरह थे सब हमने डिराइव कर लिया था। आज हम पढ़ेंगे थर्ड अणु संख्या गुणधर्म के बारे में, जिसको मैं बोल रही हूँ हिमांक में अवनमन। क्या मतलब है, इसको समझते हैं। देखिए, सबसे पहली बात तो हिमांक क्या होता है। देखिए, जब कोई द्रव ठोस में परिवर्तित होने लगता है, या यूं कह लीजिए कि जब द्रव जमने लगा, जब द्रव जमना स्टार्ट हो रहा है, उस ताप को हम हिमांक बोल सकते हैं। ठीक है, वो ताप जिस पर द्रव जमने लगता है उसको हम बोल सकते हैं कि वो उसका हिमांक होगा। ये वही ताप होगा जिस पर आपका ठोस द्रव में पिघलने लगता है। मतलब आपका हिमांक जो है, हिमांक पर द्रव ठोस में बदल रहा है, द्रव फ्रीज कर रहा है, द्रव जम रहा है और वो ठोस में बदल रहा है। और ये हिमांक ही वो ताप है जिस पर ठोस क्या है, वो मेल्ट होना शुरू हो रहा है, वो पिघलना शुरू हो रहा है। तो यहाँ पर हिमांक वो ताप होगा जिस पर द्रव और ठोस, या यूं कह लीजिए कि किसी भी पदार्थ की दोनों अवस्थाएं, किसी भी पदार्थ की जो ठोस अवस्था होगी और जो द्रव अवस्था होगी, ये एक दूसरे से साम्य अवस्था में रहेगी। और इस अवस्था में यदि किसी पदार्थ के ठोस और द्रव दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब, दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब, दोनों अवस्थाओं का वाष्प दाब अगर बराबर हो जाता है तो उसी ताप को क्या बोलेंगे, हिमांक बोल सकते हैं। एक लाइन में अगर हम देखें, यहाँ पे हम एक लाइन में ये बोल सकते हैं, वो ताप जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव अवस्था, ठोस व द्रव अवस्था का वाष्प दाब आपस में बराबर हो जाए, बराबर हो जाता है, उसे हम बोलते हैं, उसी ताप को बोलते हैं हिमांक। हिमांक कहलाता है। वो ताप जो है वो हिमांक कहलाएगा। ठीक है, नॉर्मल लैंग्वेज में हमने क्या बोला कि वो ताप जिस पर द्रव जमने लगता है, वो ताप जिस पर द्रव जमने लगता है उसको हम हिमांक बोलते हैं। और ये वही ताप होगा जिस पर आपका ठोस जो है वो द्रव में परिवर्तित होने लगेगा, मतलब ठोस पिघलने लगेगा। अब अगर इसको देखा जाए तो वो ऐसा ताप होगा हिमांक जिस पर किसी पदार्थ की ठोस व द्रव दोनों अवस्थाओं का जो वाष्प दाब है वो बराबर हो जाएगा, और उसी ताप को हम लोग क्या बोलेंगे, हिमांक बोलेंगे। अगर यहाँ पे देखिए, अगर मैं ग्राफ बनाती हूँ वाष्प दाब, अगर मैं इधर करती हूँ वाष्प दाब और इधर मैं कर रही हूँ ताप, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, मान लीजिए आपका शुद्ध विलयन है, पहले विलयन यहाँ पे शुद्ध है,
शुद्ध विलयन मान लीजिए इस पॉइंट P पर जमना शुरू करता है। अगर ये पॉइंट B पर जमना शुरू कर रहा है तो इसको हम क्या बोल सकते हैं, TF नॉट। जैसे TV नॉट बोला तो हमने किसके क्वथनांक के लिए, शुद्ध विलायक के लिए। तो यहाँ पर अगर कोई शुद्ध विलायक है, अगर मैं इसको A बोल देती हूँ, तो ये अपना जो ये ग्राफ है विलायक के लिए है, ठीक है। ये विलायक शुद्ध अवस्था में है, इसमें भी कोई अवाष्पशील विलेय वगैरह कुछ नहीं है, ये शुद्ध विलायक है। तो मान लीजिए ये विलायक B पॉइंट पर, अगर यहाँ पे B बिंदु देखें तो B बिंदु पर अगर ये जमना शुरू करता है तो इसको हम बोल सकते हैं कि जो TF नॉट होगा वो शुद्ध विलायक का क्वथनांक हो जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पर जमना शुरू होगा, मतलब ये तो पूरा आपका कैसा स्टेट, द्रव अवस्था है पूरी, यहाँ तक कैसी अवस्था है, द्रव अवस्था है। और ये बी पॉइंट के बाद ये क्या हो, जम रहा है, मतलब ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है। अभी मैं इसको ऐसे अगर बोलूं, अब ये कैसा हो रहा है, ये ठोस अवस्था में परिवर्तित हो रहा है, ठीक है। ये ठोस अवस्था में आ रहा है, अगर मैं इसको ऐसे बोल सकती हूँ, ये जो इधर की अवस्था है ये ठोस अवस्था है, किसका, विलायक का ही। विलायक की ही दो अवस्थाएं यहाँ पे दिखाई गई हैं, एक द्रव अवस्था और दूसरी ठोस अवस्था। यहाँ से ए बी जो कर्व है वो विलायक की द्रव अवस्था को दिखा रहा है, बी पर ये जमना शुरू हुआ और बी से डी की तरफ जा रहा है, तो ठोस अवस्था आ रही है, ठीक है। ये तो अपना विलायक था। अब अगर इसी विलायक में कोई अवाष्पशील विलेय डाल दिया जाएगा तो वो विलयन बन जाएगा। हम सभी जानते हैं कि जो विलयन होता है उसका वाष्प दाब शुद्ध विलायक के कंपैरिजन में कम होता है। अगर इसका वाष्प दाब कम है तो इसका मतलब ये है कि ये जब जमेगा तो इसको तब ताप की भी कम जरूरत पड़ेगी। वाष्प दाब जो होता है वो ताप के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, समानुपाती होता है। अगर उसका वाष्प दाब कम है तो उसको जमने के लिए कम ताप की जरूरत पड़ेगी। तो इसको हम इसको ऐसे दिखा सकते हैं, अगर ये विलयन हो गया तो कुछ इस तरीके से, ठीक है। अगर मान लीजिए मैं इसको बोल दूं सी, या इसको ई बोल देती हूँ और इसको सी बोल देती हूँ, ठीक है। अब ये जो ग्राफ है ये आपका विलयन का ग्राफ, ये आपका शुद्ध विलायक था। शुद्ध विलायक इस पॉइंट से ए और बी, ये इसकी द्रव अवस्था को निरूपित कर रहा था जब विलायक था। ये बी पर ये जमना शुरू हुआ तो डी और बी इसी की ठोस अवस्था को दिखाया जा रहा है। और यहाँ पर अगर विलयन की बात करें, ई और डी ये इसकी द्रव अवस्था को दिखा रहा है, द्रव अवस्था को दिखा रहा है, विलयन की द्रव अवस्था को दिखा रहा है। डी पर ये जमना शुरू करेगा तो ये इसकी ठोस अवस्था हो जाएगी, ठीक है, इसकी ठोस अवस्था हो जाएगी, विलयन की ठोस अवस्था हो जाएगी। इस पॉइंट पर ये जमना शुरू हो रहा है, हम इसको बोल सकते हैं टी एफ बोल सकते हैं इसको। यहाँ से देखें, कहने का मतलब ये है कि जो हमारा शुद्ध विलायक था, शुद्ध विलायक का हिमांक टी एफ नॉट था और जो विलयन था उसका टी एफ आया, तो टी एफ नॉट ग्रेटर देन है किससे, टी एफ। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू हो जाएगा टी एफ नॉट माइनस टी एफ। अगर ग्राफ से देखा जाए, यहाँ पर देखिए, अगर हम ग्राफ से देखें तो डेल्टा टी एफ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आएगा डेल्टा पी के। वाष्प दाब में कमी, वाष्प दाब में अवनमन जो है वो डेल्टा टी एफ के बराबर है या उसके समानुपाती है। तो हम इसको लिख सकते हैं डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेल्टा पी। और हमने राउल्ट्स लॉ में पढ़ा था डेल्टा पी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी। एक्स बी क्या है, विलेय का मूल प्रभाज, जो अवाष्पशील विलेय घुला है विलयन में उसका मूल प्रभाज है। तो मैं इसको लिख सकती हूँ, इसको क्या लिख सकती हूँ, डेल्टा टी एफ इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एक्स बी और डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू एक्स बी।
डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के, एक्स बी मोल प्रभाज है विलेय का, तो इसको अपन लिख सकते हैं एन बी डिवाइडेड बाई एन ए प्लस एन बी। मोल प्रभाज विलेय का मोल प्रभाज हमने पीछे डिस्कस किया था इसको, विलेय के मोलों की संख्या बटे कुल मोलों की संख्या। तो k इंटू अगर एन बी को देखा जाए तो विलेय के मोलों की संख्या है डब्ल्यू बी बटे एम बी बटे डब्ल्यू ए बटे एम ए प्लस डब्ल्यू बी बटे एम बी। ठीक है, अगर विलयन तनु है, तनु विलयनों के लिए तनु विलयन के लिए देखेंगे डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी बटे एम बी। अब अगर तनु विलयन है तो तनु विलयनों के लिए क्या होगा, जो डब्ल्यू बी बाई एम बी है ये बहुत ही कम होगा किसके कंपैरिजन में, डब्ल्यू ए बटे एम ए। ये हमने डिस्कस किया था। तन विलयन है मतलब उसमें विलय जो है वो ना के बराबर है, नगण्य है। अगर वो बहुत कम है तो हम इसमें जोड़ेंगे तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला है, हम इसको नेग्लेक्ट ही कर दे रहे हैं यहाँ पे। तो के इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी डिवाइड बाई डब्ल्यू ए बाई एम ए, तो एम ए आपका ऊपर आ जाएगा बटे डब्ल्यू ए। यहाँ से निकल के आया है आपका डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के इंटू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू एम ए बाई डब्ल्यू ए। अब यहाँ पे देखिए जो आपका विलायक होगा उसका मोलर द्रव्यमान एम ए है, अगर यहाँ पे देखें तो के इंटू एम ए जो कि फिक्स होगा, विलायक का मोलर द्रव्यमान तो फिक्स ही होगा, उसको मैं अलग कर देती हूँ डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू 1 बाई डब्ल्यू ए। तो इसको अगर मैं, ये भी कांस्टेंट है और ये भी कांस्टेंट है, जिसकी जगह अपन क्या यूज कर सकते हैं, के एफ लिख सकते हैं। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू ये क्या है डब्ल्यू बी बाई एम बी। डब्ल्यू बी बाई एम बी को अगर लिखेंगे तो विलेय के मोलों की संख्या क्या है, ये विलेय के मोलों की संख्या है, ये पूरा विलेय के मोलों की संख्या। और डब्ल्यू ए क्या है, विलायक का भार, विलायक का भार है। और यही हमारा क्या था, मोललता था। ये जो है ये पूरा मोललता का टर्म आया, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का भार। तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, मोललता। डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यहाँ से हम निकाल सकते हैं डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, या इसी को अगर लिखें इस टर्म में भी लिख सकते हो, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू डब्ल्यू बी बटे एम वी इंटू डब्ल्यू ए। अगर ये ग्राम में हम दिखाएंगे तो हम इसको 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए सॉल्व कर सकते हैं। जब हम न्यूमेरिकल लगाते हैं तो जनरली हमारा विलायक का जो भार होगा वो ग्राम में दिया रहेगा, उस केस में हम 1000 से मल्टीप्लाई करते हुए ये फॉर्मूले को डायरेक्ट निकाल सकते हैं। यहाँ पे जो डेल्टा टी एफ रिलेशन निकल के आया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, एम था मोललता, डेल्टा टी एफ क्या था, हिमांक में अवनमन, कमी जो थी हिमांक में अवनमन, और के एफ हो जाएगा मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक, एम क्या हो जाएगा, मोललता। अब यहाँ से अगर देखा जाए तो डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, यहाँ से अगर हम चाहें तो लिख सकते हैं, अगर के एफ की यूनिट पूछी जाए आपसे, डेल्टा टी एफ डिग्री सेल्सियस डिवाइड बाई मोललता, या क्या लिख सकते हो, केल्विन
बट्टे मोललता, या क्या लिख सकते हो, केल्विन बट्टे मोललता की यूनिट क्या होती है, मोल पर केजी, मोल पर केजी हो जाएगा, मोल पर केजी हो जाएगा। इसको आप ऐसे लिख सकते हो, केजी इनवर्स, केल्विन पर मोल केजी इनवर्स, या आप इसको डायरेक्ट लिख सकते हो, केल्विन मोल इनवर्स केजी। तो ये सारी यूनिट आपकी किसके हो जाएंगे, के एफ की। इस तरह से अगर हमारे पास जो रिलेशन आया था डेल्टा टी बी, पीछे वाला जो और संख्या गुणधर्म हमने पढ़ा था, डेल्टा टी बी इज इक्वल टू के बी इंटू एम था, यहाँ से हम के बी के लिए भी यूनिट निकाल सकते थे, सेम यूनिट आएगी, डिग्री सेल्सियस पर मोललता, केल्विन पर मोललता, या केल्विन पर मोल पर केजी, या केल्विन मोल इनवर्स केजी हो जाएगा। ये के एफ के बी दोनों का जो मात्रक आएगा वो सेम आएगा। यहाँ से एक चीज और है, अगर डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम है, आपसे अगर कोई पूछता है कि के एफ को डिफाइन कैसे करेंगे, मतलब मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक जो है इसको हम कैसे डिफाइन करेंगे, तो देखिए अगर मैं मोललता को 1 बोल दूं, 1 अगर इसको बोल देती हूँ तो के एफ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल्टा टी एफ, यही हो जाएगा। इसका मतलब हम के एफ को क्या बोल सकते हैं कि एक मोलल विलयन के लिए जो हिमांक में अवनमन होगा वही उसके के एफ के बराबर होगा। अगर मैं इसको 1 बोल दूंगी तो दोनों बराबर ही हो गए। आप नॉर्मली बोल देंगे कि अगर कोई एक मोलल विलयन है उसमें जो हिमांक में अवनमन आएगा वो उसके मोलल हिमांक अवनमन स्थिरांक के बराबर होगा। सेम चीज इसमें भी था कि अगर हम m को 1 बोल देंगे, इसका जो डेल्टा टी बी हो जाएगा वो के बी के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ पे हमने डिस्कस किया डेल्टा टी बी और के बी में रिलेशन, जो हमने लास्ट क्लास में डिस्कस किया था। यहाँ से कुछ चीज़ें बची रह गई थी, जैसे कि के बी को डिफाइन कैसे कर सकते हैं, के बी की यूनिट क्या होगी, ये वापस मैंने यहाँ से डिस्कस कर दिया है आपको। और दूसरी चीज़ हमने डेल्टा टी एफ के बारे में डिस्कस किया, डेल्टा टी एफ इज इक्वल टू के एफ इंटू एम, इसको डिस्कस किया हमने। और यहाँ से आप ये चीज़ देख सकते हैं कि जो हिमांक में अवनमन आएगा डेल्टा टी एफ, ये किस तरीके से अणुसंख्या गुणधर्म की कैटेगरी में आ रहा है, क्योंकि ये मोललता पर निर्भर कर रहा है। मोललता पर निर्भर करने का मतलब यही है कि विलेय के मोलों की संख्या पर ये आपका डेल्टा टी एफ निर्भर करेगा। इसीलिए हम इसको बोलेंगे कि जो हिमांक में अवनमन है ये भी एक अणुसंख्यक गुणधर्म में आता है। क्वेश्चन है ये, किसी ताप पर शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब 0.850 बार है। यहाँ पर देखेंगे शुद्ध बेंजीन की बात हो रही है। अगर यहाँ पर देखिए शुद्ध बेंजीन, ये शुद्ध बेंजीन का वाष्प दाब दिया गया है 0.850 बार। इसका मतलब इन्होंने किसकी बात की है, पी ए नॉट की बात की है। अगर मैं बोल दूं कि बेंजीन यहाँ पे विलायक का काम कर रहा है जो शुद्ध अवस्था में है, उस समय उसका वाष्प दाब है 0.850। उसके बाद 0.5 ग्राम अवाष्पशील विलेय ठोस को 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया। इसका मतलब अगर देखा जाए विलेय अगर बी है तो डब्ल्यू बी इज इक्वल टू दिया है 0.5 ग्राम, और ये बोला गया कि 39 ग्राम बेंजीन में घोला गया है। इसका मतलब जो विलायक है डब्ल्यू ए, इसका भार दिया है 39 ग्राम। इसके बाद जब उसमें घोला जाता है तो जो नया विलयन बनता है, जो विलयन बनता है उसका वाष्प दाब हो जाता है 0.845 बार। इसका मतलब पीएस की वैल्यू दे रखा है इन्होंने 0.845। पीएस क्या यहाँ पे है, जो विलयन बना है उसका वाष्प दाब है। तो ये विलेय ठोस का मोलर द्रव्यमान ज्ञात करने के लिए बोल रहे हैं। कुल मिला के ये एमवी की बात कर रहे हैं। एमवी क्या होगा, एमए हमें पता है, एमए मतलब क्या है, जो विलायक है उसका मोलर द्रव्यमान। तो बेंजीन है यहाँ पे, बेंजीन का मोलर द्रव्यमान C6H6 के हिसाब से अगर निकालेंगे 72 + 6 78 ग्राम पर मोल आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे सारी वैल्यूज हमारे पास आ गई है। पी ए नॉट की वैल्यू है, पी एस की वैल्यू है, डब्ल्यू बी पता है, डब्ल्यू ए पता है, एम ए भी पता है, एम बी हमें निकालना है तो हम निकाल सकते हैं। वाष्प दाब में आपेक्षिक अवनमन की बात करो अगर, तो क्या था ये, पी ए नॉट माइनस पी एस डिवाइड बाई पी ए नॉट इज इक्वल टू डब्ल्यू बी बाई एम बी इंटू
MA/WA। ये था यहाँ पे PA0 माइनस PS। PA0 की वैल्यू क्या है यहाँ पे 0.850। एक सेकेंड, आप इसको पहले पूरे फॉर्म में लाते हैं। हमें निकालना क्या है, MB निकालना, ठीक है। अगर हमको MB निकालना है, MB इज इक्वल टू क्या लिख सकते हैं, PA0 इंटू WB इंटू MA डिवाइड बाई PA0 माइनस PS इंटू WA, ये लिख सकते हैं, ठीक है। MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, PA0 इंटू WB इंटू MA डिवाइड बाई PA0 माइनस PS इंटू WA। सबकी वैल्यू अगर हम पुट कर देंगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, PA0 इज इक्वल टू दिस वन 0.850 इंटू WB है 0.5 इंटू MA है 78 डिवाइड बाई PA0 माइनस PS कितना हो जाएगा, PA0 इज 0.850 और ये है 0.845, दोनों को माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 0.05, है ना, तो आपका हो जाएगा 845, हाँ 0.005 ये आ जाएगा आपका, ठीक है। फिर यहाँ पर देखिए WA की वैल्यू कितनी दी गई है, 39 ग्राम। अब इसको हम सॉल्व कर लेते हैं, सबको हटा देते हैं, कोई काम नहीं यहाँ पे। है ना, इसका कोई काम नहीं है, इसको मैं यहाँ से हटा देती हूँ पूरा। आपका यहाँ पे निकल के आया है MB इज इक्वल टू 0.850 इंटू 0.578 डिवाइड बाई 0.005 इंटू 39। इसको सॉल्व कर लेंगे तो MB की जो भी वैल्यू आएगी वही क्या हो जाएगा, ठोस का मोलर द्रव्यमान। अगर आप इसको सॉल्व कर सकते हैं तो कर लेते हैं बहुत आसानी से। तो देखें, अगर मैं इसको चाहूँ तो कुछ ऐसे कर सकती हूँ, ठीक है। और यहाँ पर आपका हो जाएगा 2 से मल्टीप्लाई हो जाएगा और आपका ये कैंसिल हो जाएगा, 10 हो जाएगा, 5 हो जाएगा और ये आपका आ जाएगा 850 डिवाइड बाई 5 और इस हिसाब से हो जाएगा 7 और 0 170 ग्राम पर मोल आना चाहिए। 170 ग्राम पर मोल आएगा क्या, MB की वैल्यू। MB मतलब क्या है यहाँ पे, ठोस। ठोस जो विलेय के फॉर्म में है उसका जो मोलर द्रव्यमान आएगा वो MB 170 ग्राम पर मोल आएगा, ठीक है। इसके पीछे दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, ये है 25.6 ग्राम सल्फर को, यहाँ पर दिया है सल्फर को 1000 ग्राम नेप्थलीन में घोला गया है। कहने का मतलब ये जो विलायक है वो नेप्थलीन है और उसका इन्होंने भार दे रखा है। हिमांक में अवनमन 0.68 केल्विन पाया गया। हिमांक में अवनमन का मतलब हुआ डेल्टा TF। डेल्टा TF इज इक्वल टू है 0.68 केल्विन, ठीक है। KF की वैल्यू उन्होंने दे रखी है, KF इज इक्वल टू है 6.8 केल्विन kg पर मोल। और इन्होंने 25.6 ग्राम सल्फर अगर विलेय है सल्फर तो WB की बात हो रही है। WB इज इक्वल टू दिया है 25.6 और जो विलायक है WA इसका भार दिया है इन्होंने 1000, ठीक है, 1000 ग्राम। पूछा क्या इन्होंने पूछा है सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करें। सल्फर का अणुसूत्र ज्ञात करिए जो कि विलायक के रूप में है यहाँ पे। ये अगर हमें जो विलेय के रूप में है, अगर हमें विलेय का मोलर द्रव्यमान निकल आए तो हम बहुत आसानी से अणुसूत्र निकाल सकते हैं। हमें पता है कि डेल्टा TF इज इक्वल टू KF इंटू M। KF की वैल्यू है 6.8। मोललता है यहाँ पे, मोललता क्या होता है, विलेय के मोलों की संख्या बटे विलायक का द्रव्यमान। तो मोलों की संख्या क्या हो जाएगी 25
0.6 मतलब भार बटे अणुभार, अणुभार हमें निकालना है। अगर इसको मैं एमबी से दिखा देती हूँ, विलेय का अणुभार हमें नहीं पता है, निकालना है। 25.6 डिवाइड बाई एमबी बाई विलायक का द्रव्यमान। केजी में चाहिए, ये ग्राम में है तो अपन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे, 1000 बाई 1000 कर देंगे। तो यहाँ पर ये डेल्टा टी एफ की वैल्यू है 0.68। ठीक है, यहाँ से अगर हम एम बी को निकालेंगे, देखें क्या आएगा। इसको मैं यहीं से कैंसिल कर देती हूँ। एम बी इज इक्वल टू आ जाएगा 6.8 इंटू 25.6 डिवाइड बाई 0.68। ये हटेगा इधर से और ये आपका हो जाएगा दिस वन, ये कैंसिल हो जाएगा। एम बी की वैल्यू आ गई 256। एम बी की वैल्यू आ गई 256। 256 एक्चुअल में क्या है, जो विलेय है उसका विलेय का मोलर द्रव्यमान है, विलेय का मोलर द्रव्यमान है। और पूछा क्या गया है, मोलर द्रव्यमान मतलब ग्राम पर मोल हुआ। पूछा गया है आपका विलेय मतलब जो सल्फर के रूप में है, सल्फर का अणुसूत्र क्या होगा। अब यहाँ पे मान लीजिए, मानते हूँ मैं कि सल्फर का अणुसूत्र मान लीजिए SX है, एक्स बोल देती हूँ। अब एक्स क्या है ये हमें नहीं पता है। सल्फर का अणुसूत्र अगर SX है तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा। अगर यहाँ पे SX है, सल्फर का पूरा अणुसूत्र क्या हो जाता है, SX इज इक्वल टू 256 होना चाहिए, ये होना चाहिए। तो हम क्या लिख सकते हैं, 256 इज इक्वल टू एक्स इंटू, एक सल्फर का एटॉमिक मास कितना होता है 32, है ना। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 256 डिवाइड बाई 32, डिवाइड बाई 32। और इसको हम सॉल्व करेंगे तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 8 आ जाएगी। x की वैल्यू अगर 8 आ जाएगी तो हम ये मान सकते हैं कि जो सल्फर का अणुसूत्र निकल के आएगा वो कितना हो जाएगा, S8 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पर जो सल्फर का अणुसूत्र निकल के आया वो कितना हो गया, S8। यहाँ पे बहुत आसान सा क्वेश्चन था ये। यहाँ पर SX, यहाँ से अगर आपको कंफ्यूजन हो रहा होगा कि आपका 256 जो है पूरा विलेय है, उसका मोलर द्रव्यमान आया। मोलर द्रव्यमान 256 है और अगर मानती हूँ कि इसका अणुसूत्र SX होगा, इसका मतलब पूरा का मोलर द्रव्यमान 256 के रूप में होना चाहिए। x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, एक का 32 है सल्फर का, तो x इंटू 32 डिवाइड बाई 256। और इस तरीके से जो x की वैल्यू आएगी वो 8 हो जाएगी। इसके बाद एक क्वेश्चन और देखते हैं। हाँ, एक क्वेश्चन ये है, बेंजीन का क्वथनांक दिया हुआ है 353.23 केल्विन। बेंजीन, यहाँ पर जो बेंजीन है वो विलायक के रूप में है। ठीक है, विलायक के रूप में है मतलब TB0 की वैल्यू दिया हुआ, TB0 की वैल्यू दिया है 353.23 केल्विन। ठीक है, ये बेंजीन का क्वथनांक दिया है। एक वाष्पशील विलेय 1.80 ग्राम हो, जो विलेय है उसका भार दे रखा है WB इज इक्वल टू 1.80 ग्राम। 90 ग्राम बेंजीन में घोला गया, इसका मतलब वापस विलायक का भार दिया गया। विलायक का भार यहाँ पे देखो तो 90 ग्राम है, इसको मैं WA से दिखाऊंगी। विलायक का भार है 90 ग्राम। विलयन का क्वथनांक, विलयन का क्वथनांक, अब जो विलयन बन रहा है उसका क्वथनांक TB अगर इसको बोलूँ, विलयन का क्वथनांक हो जा रहा है 354.11 केल्विन। तो विलेय के अणुभार की गणना कीजिए। बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है। यहाँ पे TB0 TB दिया है, हमें पता है क्वथनांक में उन्नयन होता है, मतलब विलयन का क्वथनांक ज़्यादा होता है और जो हमारा विलायक होता है, शुद्ध विलायक, उसका क्वथनांक थोड़ा सा कम होता है। डेल्टा TB इज इक्वल टू KB इंटू एम से हम इसको निकाल सकते हैं। डेल्टा TB की वैल्यू अगर देखा जाए तो कितनी आनी चाहिए, डेल्टा TB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहाँ पे डेल्टा TB इज इक्वल टू जो आपका विलयन है TB माइनस TB0, तो TB की वैल्यू कितनी गई है 354.11, 354.11 माइनस 353.23। तो सॉल्व कर सकते हैं, अगर इसको देखें तो कितना आ जाएगा 8, और ये आपका 8 हो जाएगा पॉइंट।
है ना, यही आएगा 0.88 हो जाएगा। डेल्टा टीबी की वैल्यू हो गई 0.88, ठीक है। केबी की वैल्यू उन्होंने दे रखा है 2.53। मोललता पता होता है, मोललिटी क्या होती है बेसिकली, यहाँ पे देखें तो मोललिटी क्या होती है, मोलों की संख्या विलेय के भार बटे अणुभार 1.80। एमवी हमें निकालना है, जो विलेय है उसका अणुभार हमें निकालना है, डिवाइड बाई विलायक का भार। विलायक का भार कितना दिया है, 90 ग्राम में दिया है, तो अपन इसको 1000 से मल्टीप्लाई कर लेंगे। यहाँ से देखें अगर इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा आपका दिस वन, और अगर इसको हटाया जाए तो आपका ये हो जाएगा 9 टू 80 20 हो जाएगा ये। और इस तरीके से जो एमवी आएगा 2.53 इंटू 20 डिवाइड बाई 0.88 हो जाएगा, ठीक है। डिवाइड बाई 90 का 90, ठीक है ठीक है ठीक है, हाँ ठीक है। तो यहाँ से एम बी की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, कैंसिल करेंगे इसको, 253 इंटू 22 देखें 44 हो जाएगा, 2530 डिवाइड बाई 44, इसको सॉल्व कर सकते हैं हम। अगर हम इसको देखें सॉल्व करके तो कितना हो जाएगा, 44 डिवाइड बाई 2530 हो जाएगा आपका 6, 5 टाइम्स जाएगा, हो जाएगा 330, उसके बाद 57, ये हो जाएगा 220, 57.5 है ना। यहाँ से जो निकल के आएगा वो आएगा 57.5 ग्राम पर मोल। ये क्या निकल के आएगा, ये हमारा जो विलेय है उसका अणुभार निकल के आएगा, या मोलर द्रव्यमान बोल सकते हैं। उसका जो मोलर द्रव्यमान आएगा दैट इज 57.5 ग्राम पर मोल। तो ये हमने जितनी क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी पढ़ रखी थी अणुसंख्या गुणधर्म, उस पर बेस्ड कुछ न्यूमेरिकल्स थे। एक क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी हमारी बची हुई है, उसको डिस्कस करेंगे, साथ में उसके न्यूमेरिकल्स करेंगे। थैंक यू सो मच।